हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज हम फिर से झांकेंगे जापान की 3 डरावनी कहानियों में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2006 में आई एंथोलॉजी हॉरर मूवी अनहोली वुमेन को, यानी कि अपवित्र वुमनिया। अनहोली वुमेन को IMDb पे मिले हैं 5.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 5 आउट ऑफ 10। और हर बार की तरह अंडररेटेड होने के कारण सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। पहली स्टोरी का नाम है रैटल रैटल। मूवी की शुरुआत होती है कानोको और उसके मंगेतर अकीरा को दिखाते हुए। दरअसल अकीरा की पहले ही एक वाइफ रह चुकी है जो कि उसकी दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बट एनीवेज, यहाँ अकीरा कानोको को घर छोड़ने आया था एंड उसके जाने से पहले वो कानोको को कार में इयररिंग्स गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद आती है। तो कानोको उन्हें उसी वक्त पहन लेती है, जिसके बाद वो अपनी बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे रैटल की आवाज़ आती है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रैटल का मतलब खड़खड़ की आवाज़। फिर वो चेक करती है पर आसपास कुछ भी नहीं था, तो वो वापस चलने लगती है। तभी ऊपर से उस पर एक इयररिंग गिरती है। जब वो उस इयररिंग को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही इयररिंग है जो अकीरा ने उसे गिफ्ट की थी, पर ये काली हो चुकी थी। वो ऊपर देखती है पर तभी उस पर कुछ गिरता है और कानों को वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक छोटी बच्ची खड़ी होती है। वो उससे पूछती है, छोटी बच्ची हो क्या? तुम इतनी रात को अकेले क्या कर रही हो? तभी उसे फिर से रैटल की आवाज आती है। वो चेक करने के लिए पीछे मुड़ती है पर इस बार भी उसे कुछ नहीं दिखता। तो वो वापस उस बच्ची की तरफ देखती है तो वो भी वहां से गायब हो जाती है। फिर कानों को अपने फ्लैट में जाकर अपने जख्मों पर दवाई लगाती है कि तभी अकीरा उसे कॉल करता है और बोलता है उसकी पुरानी पत्नी पागल हो गई है और वो उसे अभी अभी चाकू मारकर भाग गई है। और तभी कॉल कट हो जाती है। तभी कानोको को अपने घर से अजीब सी आवाजें आती है। वो चेक करती है तो उसे एक अजीब सी औरत लाल ड्रेस में एक बड़ा सा चाकू लेकर खड़ी मिलती है, जो कि अकीरा की पागल बीवी ही लग रही थी। वो औरत कानोको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो कानोको एक फ्लावर वास को उसके सर पर मारती है, पर वो औरत वापस ऐसे उठ खड़ी होती है जैसे उसे किसी तकिए से मारा हो। और कसम से उसके खड़े होने का तरीका बहुत ही अजीब था, सेम ऐसे। अरे सलमान, कानों को वहां से सीधा बाहर भागती है और फिर नीचे आ जाती है, पर वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी कानों को एक चीज नोटिस करती है कि जब भी वो औरत उसके आसपास होती है तो रैटल की आवाज आने लगती है। कानों को भागकर एक पुलिस स्टेशन में चली जाती है, पर उसकी बुरी किस्मत की वहां कोई पुलिस वाला ही नहीं था। तो वो बहुत देर तक वहीं छुपी रहती है, पर तभी उसे फिर से रैटल की आवाज आती है। कानों को आसपास देखती है पर उसे वो औरत नहीं दिखती। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और दोस्तों वो औरत सीलिंग पर स्पाइडरमैन की तरह चिपकी हुई थी। यहाँ कानोको के साथ हमें भी पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। कानोको वापस भागकर अपने सोसाइटी में जाती है जहाँ कुछ लोग किसी लाश को घेर कर खड़े थे। वो उन्हें आवाज लगाती है पर वो लोग तो पुतले की तरह वहाँ खड़े होते हैं और हिलते भी नहीं। तभी वहाँ वही बच्ची आती है और वो कानोको को सामने गिरे हुए फ्लावर वास की तरफ देखने को कहती है। तभी कानोको को याद आता है कि उसकी बिल्डिंग में एक औरत रहती थी जिसकी बेटी ऊपर से गिरकर मर गई थी, जिसके बाद से वो औरत हमेशा ऊपर से नीचे ही देखती रहती थी। कानोको को लगता है कि शायद ये वही औरत थी। तभी कानोको को वही रैटल की आवाज आती है तो वो बिल्डिंग में भाग जाती है। उसे वहां ऊपर बहुत सारे लोग मिलते हैं जो नीचे मुंडी करके खड़े थे। उनमें से एक औरत जिसके गले पे निशान था वो उसे एक रूम की तरफ इशारा करती है। तो कानोको उस रूम में चली जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहां वो औरत उसका इंतजार कर रही थी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तभी हम कानोको को हॉस्पिटल में देखते हैं और हमें पता चलता है कि कानोको पर जो चीज गिरी थी वो एक औरत थी। इतनी हाइट से गिरने की वजह से उस औरत की हड्डियां कानोको की बॉडी में घुस गई थी और उन दोनों की बॉडी मर्ज हो गई थी। और हैरानी की बात तो यह है कि उस औरत को किसी ने भी नहीं पहचाना था। डॉक्टर उन्हें अलग तो कर देते हैं पर कानोको कोमा में चली जाती है और कानोको का होश में आना और वो सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों बाद कानोको ठीक हो जाती है और वो वापस अपने बिल्डिंग में आती है जहां वो उस छोटी बच्ची के घर जाती है जो ऊपर से नीचे गिर गई थी, जहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने लटक कर सुसाइड कर लिया था। तभी उसे वहां वही बच्ची और उसकी माँ दिखती है और कानोको को समझ में आ जाता है कि उसने जो भी देखा वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। तभी वहां अचानक रात हो जाती है और बहुत सारे हाथ कानोको को पकड़ने लगते हैं और उन हाथों में से एक हाथ कानोको के इयररिंग को छू लेता है, जिस वजह से वो काली हो जाती है। और तभी वहां वही लाल ड्रेस वाली औरत आ जाती है और वो कानोको को नीचे गिराने लगती है, जिस वजह से कानोको के कान से इयररिंग नीचे गिर जाती है। तभी कानोको नीचे देखती है और जो नीचे वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नीचे वो खुद खड़ी थी। और तभी कानोको को सब समझ में आ जाता है कि वो एक लूप में फंस गई है जहां उस दिन उस पर और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही गिरी थी। फिर वो लाल ड्रेस उसे अपना असली चेहरा दिखाती है जो कि एक मॉन्स्टर का था, जिसके बाद वो कानोको को नीचे गिरा देती है एंड यही लूप कंटिन्यू चल रहा था।
और स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी स्टोरी का नाम है हैगोने। स्टोरी शुरू होती है एक गैराज ओनर को दिखाते हुए जो उसके यहाँ काम करने वाले मैकेनिक को अगले दिन अपनी बहन के साथ डेट पर जाने को कहता है। अब ओनर ने कहा था तो वो मना नहीं कर पाता, ऊपर से फ्री का माल कौन छोड़ता है। तो मैकेनिक अगले दिन ओनर के घर उसकी बहन के साथ डेट पे जाने के लिए आ जाता है। उसकी बहन जब मैकेनिक के सामने आती है तो मैकेनिक समझ जाता है कि उसके मालिक ने उसे किसी पागल के साथ फंसा दिया है, क्योंकि उसकी बहन हैगोने अपने ऊपर एक बोरी बांध कर आई थी। पर मैकेनिक के पास कोई चारा नहीं था तो मैकेनिक और हैगोने डेट पर जाते हैं, जहां हैगोने बहुत मजे करती है और बेचारा मैकेनिक अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। हैगोने एक तालाब में तैर रही होती है तो मैकेनिक उसे किनारे पर लाने की कोशिश करता है, पर हैगोने इसे ही गीला कर देती है। जिसके बाद मैकेनिक उसे अपने घर लेकर जाता है, जहां वो कपड़े चेंज करता है और हैगोने को भी चेंज करने के लिए कपड़े देता है। पर हैगोने उसे मारने लगती है, इतना कि मैकेनिक के मुंह से खून आने लगता है। तो मैकेनिक हैगोने को धक्का दे देता है। मैकेनिक को लगता है कि शायद अब ये पागल यहाँ से चली जाए, पर हैगोने मैकेनिक के खून से विंडो पर लिखती है मोर, माने दिल मांगे मोर, और फिर वो मैकेनिक को सीड्यूस करने लगती है। फिर मैकेनिक भी खुद को नहीं रोक पाता और वो हैगोने के साथ 18+ गेम्स खेलने लगता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। फिर मैकेनिक हैगोने से पूछता है कि क्या ये बोरी हट सकती है ताकि ये काम और थोड़ा अच्छे से हो सके, समझ रहे हो ना। जिस पर हैगोने हाँ कहती है। मैकेनिक जैसे ही थोड़ी बोरी खोलता है उसे अजीब सी स्मेल आती है और तभी हैगोने का लटकता हुआ मांस उसकी बोरी से नीचे गिरता है और ये देखकर मैकेनिक डर की वजह से पीछे हट जाता है। हैगोने को इस बात पर गुस्सा आता है तो वो उसके घर में तोड़ फोड़ करके चली जाती है। रात को शॉप ओनर उसे कॉल करता है और बोलता है कि हैगोने उसे पसंद करती है और वो उसके साथ सेकंड डेट पर जाना चाहती है। अगले दिन जब ओनर गैराज पर जाता है तो उसे वहाँ मैकेनिक का रेजिग्नेशन लेटर मिलता है, जिसका मतलब वो जॉब छोड़ रहा है। जिसके बाद फिर हम मैकेनिक को देखते हैं जो कि सड़क पर घूम रहा होता है कि तभी हैगोने उस पर वुडन नेल से हमला करने लगती है। मैकेनिक अपनी जान बचाकर भागता है पर हैगोने उसे नहीं छोड़ती और एंड में मैकेनिक परेशान होकर एक डंडे से हैगोने की धुलाई कर देता है। वो उसे मार ही रहा होता है पर तभी हैगोने की बोरी से ढेर सारे चाकू बाहर आते हैं, जिससे मैकेनिक के हाथ पर कट्स लग जाते हैं और वो पीछे हट जाता है। अरे मैडम, और क्या क्या छुपा रखा है तय खाने में, बट हमें क्या। फिर ये पागल लड़की फिर से अपने खून से वहाँ खड़ी गाड़ी पे दिल मांगे मोर लिखती है और मैकेनिक के सामने लेट जाती है। आप समझ जाओ किस लिए। पर मैकेनिक इस मुंह माया में नहीं आने वाला था तो वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के सीधा हैगोने के मुंह पर गिरा देता है, जिससे हैगोने दर्द से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसमें कमाल की बात तो ये है कि इतना बड़ा पत्थर मुंह पे गिरने के बाद भी मैडम को कुछ नहीं हो रहा है। फिर रात को मैकेनिक जब अपने घर में होता है तो वहाँ उसका मालिक आ जाता है, पर मैकेनिक उससे छुपकर ऐसे दिखाता है जैसे वो घर पे ही नहीं है। तो उसका ओनर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मैकेनिक बाहर घूमने जाता है। वहाँ उसे हैगोने दिखती है जो बिल्कुल भी होश में नहीं थी और वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। हैगोने ब्रिज से नीचे गिरने ही वाली होती है तभी मैकेनिक उसे पकड़ लेता है, पर फिर वो मौके का फायदा उठाकर उसे उसी नदी में फेंक देता है। पर हैगोने वापस ऊपर आ जाती है और वो मैकेनिक का पीछा करने लगती है। मैकेनिक उससे बचकर एक वेयर हाउस में चला जाता है, पर हैगोने वहां भी आ जाती है और अपने नए निकले हाथों से मैकेनिक को पकड़कर रोने लगती है। फिर वो अपनी बोरी में एक छेद करती है और मैकेनिक को उसमें अपनी मुंडी डालने को कहती है और गधा मैकेनिक भी वैसे ही उस छेद में अपना मुंह डाल देता है। तभी उसके अंदर से कुरुम कुरुम की आवाजें आती है और मैकेनिक चिल्लाने लगता है। तो वो हैगोने को धक्का देकर अपना मुंह बाहर निकालता है। तभी हम उसके चेहरे पर ढेर सारे कट्स देखते हैं। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस औरत के बोरी में और क्या क्या है। और फिर हैगोने उसके पास आकर उसे सीड्यूस करने लगती है और इस बार ठरकी मैकेनिक भी खुद को नहीं रोक पाता और वो दोनों अश्लील हरकतें करने लगते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तभी हम देखते हैं कि मैकेनिक जोर से चिल्लाने लगता है और जो अब होता है ना उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हैगोने उसे खा जाती है, वो भी नीचे से। वो मैकेनिक चिल्लाते हुए सीधा हैगोने की बोरी में निगल लिया जाता है। तभी वहां से गुजर रहे हैगोने के भाई की नजर हैगोने पर पड़ती है जो कि उसे ही ढूंढ रहा था। फिर वो वहां आकर मैकेनिक की बची हुई चीजें जला देता है और फिर अगले दिन ये दोनों भाई बहन ऐसे रहने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद हम उनके गैराज के बाहर एक और पेपर देखते हैं जिसपे लिखा था कि मैकेनिक की जगह खाली है। ई का मतलब ये कमीना भी अपनी बहन के साथ इन सब में शामिल है और अब ये लोग एक नए शिकार की तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद हमारी तीसरी और लास्ट स्टोरी शुरू होती है जिसका नाम है इनहेरिटेंस। स्टार्टिंग में हम एक औरत का गाना सुनते हैं, जिसके बाद हम एक लड़के और उसकी बहन सेको को देखते हैं। लड़का अपनी माँ के बुलाने पर शेड के अंदर जाता है और उसके बाद हमें बहुत सालों बाद सेको दिखाई जाती है जो अपने बेटे के साथ अपने माँ के घर रहने जा रही थी। जब वो अपने माँ के घर जा रही होती है तो हमें पता चलता है कि सेको ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया था, जिससे उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर रात को सेको का बेटा मिचियो घर में घूम रहा होता है कि तभी उसे एक बच्चे की आत्मा दिखती है और वो डर जाता है। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आ जाती है और अपने बेटे से पूछती है कि क्या हुआ बेटवा,
तो उसका बेटा सीको की फैमिली पिक्चर की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये बच्चा कौन है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि ये उसका भाई है। एक रात जब वो छोटी थी तो उसका भाई शेड में गया था और उसके बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गया और वो आज तक नहीं मिला। तो उसका बेटा कहता है मॉम मैंने उस बच्चे को अभी अभी देखा था। तो उसकी माँ अपने बेटे की बात को मजाक में लेकर सो जाती है। अगले दिन सेको जब बाहर बैठी होती है तो उसे शेड से आवाज़ आती है। तो वो अंदर चेक करने जाती है कि कहीं उसका बेटा तो अंदर नहीं गया। पर उसे वहाँ मिचियो तो नहीं मिलता, पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक पेंटिंग थी। एंड उस पेंटिंग को देखते ही वो डर जाती है, जिसके बाद हम उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। उसने अब स्मोकिंग शुरू कर दी थी और उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हो गया था और वो बहुत ही अजीब तरीके से बातें करने लग गई थी, जिसे देखने के बाद मिचियो भी डर जाता है। फिर सेको अपनी माँ से पूछती है कि उस रात जब मेरा भाई गायब हुआ था तो मैंने आपको भी शेड में देखा था, आप वहाँ क्या कर रही थी। तो उसकी माँ कुछ नहीं बोलकर बात को टाल देती है। फिर हम देखते हैं कि सेको रात को पी के आती है और जब उसका बेटा उसके साथ सोने जाता है तो वो उसे डांट कर भगा देती है। पर मिचियो को बिना अपनी माँ के नींद नहीं आती, तो वो आधी रात को फिर से अपने माँ के पास जाता है। मिचियो देखता है कि सेको शेड की तरफ जा रही थी तो वो भी उसके पीछे जाता है। वो वहाँ जाके देखता है कि उसकी माँ एक जगह बैठकर कंघी कर रही थी और अजीब सा गाना गा रही थी। तभी गलती से मिचियो आवाज़ कर देता है और उसकी माँ उसे देख लेती है। अगले दिन सेको का दोस्त आता है तो वो मिचियो के गले पर निशान देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये सेको ने किया था। तो पहले तो मिचियो मना कर देता है, पर फिर वो सच बता देता है। बच्चे मन के सच्चे। फिर हम घर पे सीको की माँ को सीको के हस्बैंड से फ़ोन पे बात करते हुए देखते हैं। सीको की माँ कहती है कि तुम अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ, इससे पहले बहुत देर हो जाए। पर तभी सीको आकर उससे फ़ोन छीन कर काट देती है। सीको का दोस्त जब मिचियो को घर लेकर आता है तो वो सीको से पूछता है कि तुमने मिचियो के साथ ऐसा क्यों किया। तो सीको कहती है कि मिचियो तुमसे झूठ बोल रहा है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद वो मिचियो की तरफ देखकर बोलती है चलो मिचियो अंकल को सॉरी बोलो, और बेचारा मिचियो डर की वजह से सॉरी बोल देता है। फिर रात को अचानक सीको को कुछ होता है और वो मिचियो को शेड में बंद कर देती है, जिसके बाद वो उस पेंटिंग को जला देती है और उसे जलाते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहाँ मिचियो शेड में ऊपर जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वहीं उसे सीको के भाई की खोपड़ी भी मिलती है और मिचियो के साथ हमें भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग शापित है और कई साल पहले जब सीको की माँ ने उस पेंटिंग को देखा था तो वो भी पोजेस्ड हो गई थी और उन्होंने सीको के भाई यानी अपनी बेटे को मार के अपनी गोद में रख लिया था। और वही सेम चीज़ उस पेंटिंग में भी थी, जिसमें एक औरत अपने बेटे की लाश को गोद में लेकर बैठी हुई थी और जो भी माँ इस पेंटिंग को देखती थी वो भी सेम इस पेंटिंग की तरह अपने बच्चे को मार के गोद में लेटा कर बैठ जाती थी। और जब सेको ने इस पेंटिंग को देखा तो वो भी पोजेस्ड हो गई, पर अब तो उसने वो पेंटिंग जला दी थी। तभी सेको की माँ वहाँ आकर मिचियो को छुड़ा लेती है और उसे वहाँ से भागने को कहती है, पर मिचियो घर की तरफ अपनी माँ को देखने के लिए जाता है। वहाँ वो सेको को आवाज़ देता है तो सेको वहाँ आकर मिचियो से माफ़ी मांगती है और कहती है कि जो भी उसने किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और अब वो उसे कुछ भी होने नहीं देगी। जिसके बाद वो अपने बेटे को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन सेको का दोस्त उसे मिलने आता है, जहाँ वो सेको की माँ को बुरी हालत में देखता है। तभी सीन शेड पर शिफ्ट होती है और हम सेको को देखते हैं जो अपने बेटे की लाश को गोद में लिए बैठी थी, सेम उस पेंटिंग की तरह, जिसका मतलब सेको कभी ठीक ही नहीं हुई थी। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इनमें से आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आई गारंटी उन्हें सेकंड स्टोरी बहुत पसंद आएगी, समझ रहे हो ना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही यूनिक मूवीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। एंड अगर आपको जानना हो कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।